सर। ठीक है, तो कल हम लोग पावर पढ़ रहे थे, शुरू कर रहे थे, तो पावर हम लोग फाइंड कर रहे थे, तो पी एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस बी आर एम एस कॉस थीटा था। अगर आर एम एस वैल्यू ले तो या फिर आई नॉट पीक वैल्यू ले तो जो भी वैल्यू ले इधर ही रहेगा। तो ये अगर करंट है फाई है तो आई फाई जो है रिस्पॉन्सिबल हो रहा था हमारा पावर के लिए, और साइन फाई जो है यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ करंट जो था रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले रहा था पावर के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं वाटलेस या फिर आइडियल करंट। और इसको ये जो हम लिखते हैं तो ये जो कंपोनेंट है ये यूज होता है पावर के लिए, तो यहाँ पे कॉस ऑफ फाइव को बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाइव, क्योंकि आई ऐसा यूज कर रही है एम एस यूज कर तो दोनों फिर रहेगा। कॉस ऑफ फाइव ही हमको बताएगा कि पावर बढ़ रहा है घट रहा है होगा मैक्सिमम। जैसे कि हमको अगर मिला कि पावर इक्वल टू आई आर एम एस हेलो यस सर। सर आज भी आवाज नहीं आ रहा ठीक से। आवाज नहीं आ रहा है अभी? सर फंस के आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं है। देख आ रहा है, पिछला तीन हुआ तीनों एक मिनट जगह चेंज कर देता। नेटवर्क का ज्यादा इश्यू है क्या? नहीं, पिछला तीन क्लास हुआ है तीनों हो गया है। ठीक है, इससे पहले भी अभी तक किए हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक, किसी में कोई दिक्कत नहीं, वैसे आवाज कटने का या कुछ भी नहीं। तुम लोग में पता नहीं क्यों होना शुरू हो गया। अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर अभी क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि P इक्वल टू आई आर एम एस भी सर पूरा कट ठीक गया है। आवाज। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। अब आया? हाँ सर अभी आ रहा है। इसी में गड़बड़ करते हुए खत्म ना हो। अगर मैक्सिमम चाहिए होगा तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए बताओ? cos ऑफ फाइव 1 होगा। होना चाहिए, जीरो होने का मतलब ऐसा है, आ रहा था इधर एक्स इधर एक्स, फाइव जी मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस जीरो होना, यानी कि इसके में एक्स एल इक्वल टू मैक्सिमम विथ जीरो रहेगा।
तो सर आप बोलने लग रहे हैं तो आवाज नहीं आ हेलो, रहा है। पता क्या हो रहा है अब। धीरे धीरे बोल रहे हैं, जब लगेगा तो बोल देना, ठीक है। हम जानते हैं कि tan पाई जो होता है एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर होता है। स्क्रीन में फाई नहीं जीरो दिख रहा होने है। का मतलब सर दिखा अभी। क्या है, स्क्रीन आ रहा है। हाँ सर जूम दिख रहा है। लो, हाँ सर। आया हाँ सर दिख रहा है। आवाज। सर अभी तो सुनाई दे रहा है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि tan फाई जो है एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर होता है, तो फाई जीरो होने का मतलब ये होना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जेड लिख रहे हैं, ये लिखते हैं, तो एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो गया, यानी कि आर हो जाएगा। यानी कि हमको प्योर रेजिस्टिव दिख रहा है। होंगे तो ठीक है, वी आर एस को हम लोग आई आर एम एस इंटू आर लिख सकते हैं, इसको आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम ठीक है। कौन सा कंपोनेंट, करंट पोटेंशियल कंपोनेंट, इसलिए कॉस्टर होगा। ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट आई स्क्वायर जे नहीं करना। बात क्लियर। तो इसके छोटा सा एप्लीकेशन। हेलो, यस सर। ठीक है। तो इस पे एक छोटा सा एप्लीकेशन चोको है। हाँ, सर नहीं आ रहा है आवाज।
हेलो। यस सर। ठीक है, अभी आ रहा है तो। हेलो। सर आप पूछ रहे हैं तो आ रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब अभी आ रहा है ना? हाँ सर अभी आ रहा है। ठीक है। देखो, जैसे चोक कॉइल जो होता है, जैसे हम लोग जो पुराना वाला जो एलईडी लाइट लगा होता था, क्या बोलते हैं, ट्यूब लाइट, तो उसमें एक बीच में चोक लगा हुआ आता था। ठीक है, तो उसी चीज को चोक कॉइल बोल रहे हैं। तो उसमें एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में लगा होता है। अगर हम लोग उसको किसी बैटरी पोटेंशियल से कनेक्ट किए ऐसी सोर्स से, तो ऊपर वाले केस में हम देखें तो जेड हमारा आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसका हम पावर का बात करें तो पावर वही वी आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव होगा। ठीक है, अब कॉस ऑफ फाइव के लिए हमको दिख रहा है क्या आएगा, तो ये आर बाई जेड आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा हम लोग ड्रॉ करेंगे, इधर आर होगा, इधर एक्सएल होगा, इधर कहीं जेड का वैल्यू आएगा और ये एंगल फाइव होगा। तो कॉस फाइव आर बाई जेड, यानी कि आर बाई अंडर रूट ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हो कम खर्च, ठीक है, तो फॉर पी लो लोअर, ठीक है, पावर कम खर्च हो, जो हमारा बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कम पावर खर्च करे, उसके लिए अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से हमारा दिख रहा है कि cos फाइव जो होना चाहिए ये लो होना चाहिए। इसको लो होने के लिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल जो होना चाहिए ये हाई होना चाहिए। ठीक है, ये हाई कब होगा, जब हम फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे, यानी कि ओमेगा एल का स्क्वायर जो होगा मच मच ग्रेटर देन आर स्क्वायर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं ओमेगा एल जो होगा मच मच ग्रेटर देन आर होगा, तभी पॉसिबल। यानी कि इस केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जेड इक्वल टू आर बाई ओमेगा एल। ठीक है, तो चोक कॉइल अगर हमको देगा तो ये चीज होगा, और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी यूज होता है एंड लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चोक कॉइल जो होगा हमारा, एक कॉइल होता है जो कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों आपस में सीरीज में होता है, और इसमें हम ऐसा कनेक्शन लेते हैं कि पावर कंजम्पशन जो हो कम हो। पावर कंजप्शन कम कब होगा, तो जब वो रेजिस्ट हो, जितना ज्यादा कम रेजिस्टेंस होगा उतना कम पावर खर्च करेगा। तो उसी चीज को हम मैथ के हिसाब से देख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी हाई कर देंगे पावर को और रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो मोर इंडक्टिव की तरफ होगा, और इसका रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी कि पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं चोक कॉइल। ठीक, तो अभी टॉपिक छोटा है, तो इससे किस जो है देख लेते हैं पैरेलल LRC सर्किट। ठीक, LRC सर्किट अगर पैरेलल में रहेगा तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात होगा। ऐसा कनेक्शन है, तीनों को ही हम पैरेलल ले रहे हैं, दो रहेगा तो हम आराम से कर सकते हैं, अगर तीन का कर लेंगे तो।
ठीक है, ये पोटेंशियल हो गया, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटेंस है। तीनों जो है आपस में पैरेलल हैं, तो ध्यान से देखो तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन करंट सब में अलग अलग होगा। अगर यहाँ से आई तो इसको बोल दे रहे हैं आई आर, आई एल, आई सी। आई जो होगा यहाँ पे प्लस आई प्लस आई सी के बराबर होगा। पोटेंशियल सब में सेम है, क्योंकि ये सारे के सारे पैरेलल है, पैरेलल के क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, तो सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, सिंपली जो पहले करे थे वही काम करना है, लेकिन पोटेंशियल को कांस्टेंट मान लेना है। हम लोग सीरीज वाले में सबके क्रॉस करंट सेम जा रहा था, तो हम लोगों ने करंट को कांस्टेंट मान के उसको हम हॉरिजॉन्टल पे दिखा रहे थे, बाकी को उससे हम देख रहे थे। यहाँ सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो हम लोग पोटेंशियल को ही यानी कि रेफरेंस मान लेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग लेंगे, बाकी सबको दिखाएंगे। कैसे, तो देखते हैं। आई आर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। जब आई आर लिखना होगा तो बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी के फेज में होता है, तो इसको हम डायरेक्ट साइन ऑफ ओमेगा टी। सेम फेज में होता है तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे। ठीक है, आई एल लिखेंगे तो लिखेंगे ई नॉट बाई एक्सएल। ठीक है, वही एक्सएल है जो हम लोग पहले यूज कर रखे हैं, वही चीज। साइन ऑफ ओमेगा टी, इसमें करंट जो होता है पोटेंशियल से पाई बाई 2 पीछे होता है, तो यहाँ पे हम माइनस पाई बाई 2 लगा देंगे। ठीक है, और आईसी लिखेंगे तो लिखेंगे ई नॉट, क्योंकि सिंपली अगर देखो कि इसमें हम इन दोनों को ढक दिए, सिर्फ कैपेसिटर दिख रहा है, हम लोग तो ये चीज पढ़े हुए हैं, इसके केस में ये आता था साइन ऑफ ओमेगा टी, करंट इसमें लीड करता है तो प्लस पाई बाई 2। ठीक है, वैसे ही हम करके देख रहे हैं, तीनों चीज हम लोग प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव के लिए हमने सॉल्व करके देखा है। ठीक है, यानी कि हम लोग ने इसे हर केस में सॉल्व करके देखा है और इस इक्वेशंस को लाए थे। अब फाइंड कैसे करेंगे बाकी से, तो ऐसे फेजर ड्रॉ करना है, तो इधर की तरफ भी रखेंगे, ये सेम है, सबके लिए सेम। रेजिस्टेंस के लिए देख रहे हैं तो आई आर सेम रहता है, जिससे रेजिस्टेंस का सेम फेज होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, तो हमने ऐसा रखा। इंडक्टर वाला इससे पाई बाई 2 पीछे होता है, तो इंडक्टर वाला जब लिखेंगे तो पाई बाई 2 पीछे इधर आएगा। कैपेसिटर वाला इससे पाई बाई 2 आगे होता है, तो कैपेसिटर वाला लिखेंगे तो इधर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना यही है कि करंट के केस में हम लोगों ने करंट को कांस्टेंट माना था, सीरीज में पैरेलल है तो पोटेंशियल को कांस्टेंट मान के हम लोग लिख दे रहे। अब एक चीज और कि V इक्वल टू होता है I इंटू एक्स। एक्स इसलिए लिख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के केस में R हो जाएगा, इंडक्टर के केस में XL हो जाएगा, कैपेसिटर के केस में XC हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ये तो कांस्टेंट है, यानी I इनवर्स। ठीक है, तो जैसे हम लोग पोटेंशियल में XL XC रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ भी रिप्रेजेंट करेंगे। इधर भी है, उधर R, अच्छा R इनवर्स है तो करंट है तो 1 बाई R। आईसी जिधर है उधर 1 बाई एक्स, एक्सएल जिधर है, आईएल जिधर है तो उधर 1 बाई एक्सएल, और इसमें 1 बाई जेड आएगा हमारा रिजल्टेंट, उसको लिखना होगा, तो लिखेंगे 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस 1 बाई एक्स, जो भी ज्यादा होगा ये स्क्वायर। ठीक है, और इसको बोलते हैं देते हैं, और इसको बोलते हैं ये एडमिटेंस है।
ठीक है, इसको हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, अगर कहीं बुक में दिख जाता है तो हम लोग सिंपल ही लिखेगा, इसको आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, जेड आ गया, इसका जो यूनिट होगा रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, यानी कि महो, ओम का उल्टा महो। ठीक है, एडमिटेंस जैसा इंडक्टेंस बोल रहे थे। ठीक है, तो जेड को इम्पीडेंस बोले, वैसे इसको एडमिटेंस बोल रहे था, इसका यूनिट महो होगा। ठीक है, तो ये था पैरेलल का कहानी, और हम लोग का लगभग चीज खत्म हो चुका है। ठीक है, यानी कि हमारा जो एसी है लगभग यही चीज पढ़ना है हम लोग को इसमें। अगर ये चीज अगर हम फेजर बनाते हैं तो इस चैप्टर में हमको ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद छोटा छोटा टॉपिक बच रखा है, उसको भी देख ही लेते हैं। तो नेक्स्ट है ठीक है, अगर सीरीज एलआरसी सर्किट या आरएलसी सर्किट, जो भी सर्किट बोलो, सीरीज सर्किट है, इस केस में सीरीज सर्किट है, इस केस में अगर हमको रेजोनेंस का कंडीशन फाइंड करना है, तो 11th क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेजोनेंस के बारे में पढ़े होंगे कि रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है। पढ़े थे क्या, याद है सुधांशु? पढ़े थे, याद नहीं होता अच्छे से। जैसे कि रेजोनेंस का कंडीशन ये होता है कि कभी भी कोई भी चीज ऑसिलेटिंग है, वेव के फॉर्म में है, तो उसको डैम्पिंग होता है उसमें। ठीक है, डैम्पिंग होता है, नेचुरल केस में हर जगह डैम्पिंग, झूला झूल रहा है बच्चा, अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो धीरे धीरे आके रुक जाएगा। तो अगर हमको किसी फ्रीक्वेंसी से उसको झुलाते रहना है तो उतने ही फ्रीक्वेंसी का एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को, यानी कि जब एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है, यानी कि तो किसी चीज पर हम कंपेयर कर रहे हैं वेव्स के केस में, अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज है कि यहाँ पे अगर हमको रेजोनेंस कंडीशन निकालना है तो रेजोनेंस कंडीशन हम बोलते हैं उस कंडीशन को जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा हो, उस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा होता है, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी था बैटरी का और जो फ्रीक्वेंसी था इंटरनल करंट का, जो इंटरनल पावर का, वो दोनों सेम हो जाए। तो हम लोग उसमें मैथमेटिक पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि रेजोनेंट कंडीशन क्या होगा, तो ये मैक्सिमम पावर का कंडीशन होगा। सीरीज एलाइसिस है, मैक्सिमम पावर कंडीशन जो होगा यही होगा। तो हम देख रहे थे कि जेड इजकल टू आ रहा था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस केस में ये आर के बराबर आ रहा था इस कंडीशन में। अभी देख, इसका मतलब यही था कि एक्सएल माइनस एक्सी जो था वो 0 था, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इजकल टू 0। इसका मतलब ध्यान से देखो तो ओमेगा इजकल टू 1/√LC। ठीक है, तो अगर ओमेगा 1/√LC आता है एलआरसी सर्किट सीरीज सर्किट में, तो उस ओमेगा को हम बोलते हैं कि रेजोनेंट ओमेगा है, यानी कि इस समय पे सर्किट से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा होगा, यानी कि जो सर्किट होगा प्योरली रेजिस्टिव टाइप का बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि अगर एक्सेल ज्यादा है तो इंडक्टिव का केस आ जा रहा था, कैपेसिटेंस ज्यादा है तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट ज्यादा आ रहा था।
रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस। अगर यहाँ एक्सएल और एक्सी दोनों आपस में लड़के खत्म हो गया तो बचा सिर्फ रेजिस्टेंस, तो सिर्फ रेजिस्टिव पावर होगा इसमें, यानी कि सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा, रेजिस्टिव जो हम लोगों ने पहले देखा था। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस का कंडीशन अगर हमसे पूछा जाएगा तो डायरेक्टली लिखना है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC आएगा। इस समय पे सर्किट से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा होगा, यानी कि अगर जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा और जो इंटरनल ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी होगा एल और सी में, दोनों आपस में मैचिंग होगा, तो उस समय हम बोलेंगे कि इस सर्किट से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा होगा। ये सर्किट जो होगा प्योर रेजिस्टिव होगा, ठीक है, प्योर नहीं बोलते हैं, रेजिस्टिव बोल देते हैं, क्योंकि एल और आर सी तो है ही, लेकिन रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा हो। तो उस समय पे हम लोग बोलेंगे कि इसमें जो है इस कंडीशन पे इसका जो फ्रीक्वेंसी, जो भी सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, जब 1/√LC याद करो, ऑसिलेशन में भी हम लोग जब फाइंड किए थे तो LC ऑसिलेशन में जो हमारा फ्रीक्वेंसी आया था 1/√LC ही आया था, यानी कि बैटरी जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट हो गया उसका फ्रीक्वेंसी अगर इंटरनल एनर्जी के ऑसिलेशन के बराबर हो रहा है, उसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हमको रेजोनेंस कंडीशन का बात कहा जाए तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि जो मैक्सिमम पावर का कंडीशन है उसी चीज को हम बोल रहे हैं कि ये रेजोनेंस कंडीशन है। और कहीं भी रेजोनेंस कंडीशन का बात आता है तो कहीं ना कहीं दो फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर रहा होता है, और दोनों फ्रीक्वेंसी अगर एक दूसरे को बैलेंस करता है, बराबर है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। तो ये था कि अगर हमको रेजोनेंस कंडीशन आएगा तो क्या होगा, तो इस केस में पावर मैक्सिमम होगा। अब करंट का बात कर रहे थे, तो करंट अगर लिख रहे थे तो E0/Z साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम ये चीज जो लिख रहे हैं, ये चीज लिख रहे हैं हम करंट के लिए, करंट का हमारा जो फॉर्मूला है ये चीज है, लेकिन जैसे कि अगर हम करंट आरएमएस वैल्यू का बात करें, मैक्सिमम वैल्यू का बात करें, ठीक है, साइन वाला जो फंक्शन है वो तो अलग का फंक्शन है, सिर्फ हम आरएमएस या मैक्सिमम वैल्यू का बात कर रहे हैं। अगर आई लिखते हैं तो इसको हम किसी के क्रॉस में, अगर ओमेगा के टर्म में हम बात कर रहे हैं तो इसको हम मैक्सिमम के लिए लिख रहे हैं, या फिर आई नॉट कहीं बात कर लो, तो V0 ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से अगर हम आई वर्सेस ओमेगा का कर्व बनाते हैं तो ऐसा कुछ जाता है, ठीक है। इस इक्वेशन से अगर कर्व बनाते हैं तो ऐसा कुछ इक्वेशन जाता है। मैक्सिमम पावर कब होगा, जब मैक्सिमम करंट पास हो रहा होगा। कब पास हो रहा होगा, तो उस समय जो ओमेगा होगा ये रेजोनेंट के बराबर होगा, यानी 1/√C, ठीक है। तो अगर हम करंट का सिर्फ हम साइन वाला फंक्शन नहीं ले रखे हैं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं कि अगर करंट जो पास कर रहा है इससे, उसका अगर हम कर्व बनाते हैं ओमेगा के टर्म में, जेड से रिस्पेक्टिव है, तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है ऐसा फंक्शन, तो इसका कर्व बना है, ठीक है। कैसे आया है, क्या आया है, ये मैथ्स का बात है, तो हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है, डायरेक्टली इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मैथ्स टर्म आएगा, एनसीईआरटी भी उठा के देखोगे तो उसमें भी मैथ्स सॉल्व करा हुआ है, तो सॉल्यूशन से इस बार डिलीटेड पोर्शन में भी है पावर, और ये वाला भी शायद है, मैंने एक बार चेक कर लेना, ठीक है।
खैर हम लोग को ये मैथ्स नहीं देगा सॉल्व करने के लिए। तो आई है, ओमेगा है, तो मैक्सिमम जब होगा तब कब होगा, मैक्सिमम पावर है तो ओमेगा आर, यानी कि जब रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी है तब। इसमें से हमको एक चीज फाइंड करने बोलता है, बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या होता है, तो हाफ पावर अगर होगा, पावर जो होगा मैक्सिमम जितना है उसका आधा कितने करंट के रिस्पॉन्सिबल होगा, कितना उसके लिए ओमेगा रिस्पॉन्सिबल होगा, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ बोलेंगे डिफरेंस इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर हाफ पावर। ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम का आधा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पी मैक्स इसकल टू आया था हमारा वी आर एम एस बाई आर, वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अभी ऊपर लिखे थे कि आई आर एम एस स्क्वायर बाई आर या फिर वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर, ये याद। यानी कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आई मैक्स का स्क्वायर बाई आर। ठीक है, आई मैक्स इसके फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि आई मैक्स स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब अगर हम बोल रहे हैं कि पावर जो है तो ये पावर पी, तो आई स्क्वायर आर होता है ना। अच्छा आर, हाँ ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम के लिए लिखे थे तो मैक्सिमम करंट पी मैक्स बाई 2 हो जाए। तो यहाँ पे अगर इसके लिए लिखेंगे तो आई स्क्वायर आर जो लिखेंगे यहाँ पे आई एम स्क्वायर आर हो जाएगा बाई 2। तो आर से आर कैंसिल, यहाँ से हमको मिलेगा आई इजकल टू आई जो मैक्सिमम था उसका 2। ठीक है, यानी मैक्स √2 आ जाएगा। यानी कि अगर हम इस कर्व में देखेंगे तो आई एम बाई √2 कहीं आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं तो ये दो दो फ्रीक्वेंसीज मिल रहे हैं हमको। इसको बोल रहे हैं ओमेगा 1, इसको बोल रहे हैं ओमेगा 2। तो जो हम बैंडविड्थ बोल रहे हैं, ठीक है, बैंडविड्थ जो हम बोल रहे हैं इसको डेल्टा ओमेगा से लिखते हैं, और ये और कुछ नहीं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मॉडुलस। जनरली हम बड़ा वाला को ओमेगा 2 ले रहे हैं, तो ये मॉडुलस ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। अब इसको फाइंड कैसे करें, तो करना क्या है, आई का इक्वेशन पता है हमको, आई जो है इतना होता है अलग अलग ओमेगा के लिए। तो हम लोग इसमें आई का वैल्यू हमको पता है, ओमेगा को सॉल्व करना है। आई का वैल्यू हमको पता है, ओमेगा के लिए सॉल्व करना है। तो आर स्क्वायर ऐसा हमको दिख रहा है कि इक्वेशन, हम थोड़ा सा उसको लिख रहे हैं। तो हियर आई इजकल टू आई एम बाई √2। ठीक है, आई मैक्सिमम यानी कि हम इसको आई नॉट बाई √2 भी बोल सकते हैं, जो आर एम एस वैल्यू के बराबर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट होता है, आई नॉट बाई √2 मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो इतना के बराबर जब होगा आई, तो इसके लिए ओमेगा का वैल्यू रखना है, तो हम लिख सकते हैं आई नॉट बाई √2, या फिर ऐसे क्यों सॉल्व करें। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक तो मेथड है कि आई नॉट बाई √2 इस आई इक्वेशन में हम पुट कर लें भी नॉट जो भी इनिशियल था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, इसमें पुट कर दें फिर सॉल्व करें।
तो दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लंबा जाएगा ही जाएगा, कैसे भी करो। वही हम सोच रहे हैं थोड़ा इजी कर लें। तो I0/√2 है। तो इसका कैलकुलेशन जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, तो रिजल्ट बता दीजिए बस। ठीक है, कैलकुलेशन उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से नहीं, वही देख रहे थे कि कुछ रिलेशन करके मतलब बीच में कुछ क्वेश्चंस बनता है तो उस पर हम लोग कर सकते हैं। तो R² ठीक है, वो तो गया। I0 को हम लिख सकते हैं V0/R, लिख सकते हैं। यस सर। अभी यहाँ I=I0/√2 और यहाँ है V0 ये वाला चीज। ठीक है, तो इससे और इससे अगर कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखो। ठीक है, यहाँ से हम इसको हटा ही देते हैं। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग। हमको क्या मिल रहा है, √2 = √R² + X²। ठीक है, इसको हम X बोल दिए। तो 2 = X² क्या, I0/R, यहाँ पे R बचेगा तो R² हो जाएगा, R² + X² स्क्वायर +-R। ठीक है, I होता है V0/R, तो यहाँ से हम उस चीज से इसको हम लिख रहे हैं I0 तो इसको हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, V0/√2R। ठीक है, इससे और इसको कंपेयर कर रहे हैं तो R ऐसा हमको मिल जा रहा है। तो इसके बाद अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आसान मिलेगा, +-R। ठीक है, इसके लिए दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व फॉर ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा से सॉल्व करेंगे तो हमको ω1 और ω2 का 2 वैल्यू मिलेगा। क्या क्या वैल्यू मिलेगा वो हम लिख देते हैं, -R/2L प्लस R²/4L² प्लस 1/L, और इसमें मिल जाएगा R/2L प्लस ये ऊपर वाला। ठीक है, तो ये हमको ω1 और ω2 का वैल्यू मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इसके कैलकुलेशन से ज्यादा मतलब नहीं है, डेल्टा W से मतलब है। डेल्टा W जो होता है W2 - W1। यहाँ ध्यान से देखो तो बाद वाला टर्म जो रूट के अंदर है वो खुद को कैंसिल करता हुआ दिख रहा है, और ये हमको दिख जा रहा है R/2L माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R/2L यानी कि R/L दिख रहा है। ठीक है, यानी कि डेल्टा W जो हमको दिख रहा है R/L दिख रहा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। ये जो आता है हमारा बैंडविड्थ आता है। ठीक है, बैंडविड्थ जो होगा हमारा R/L होगा। नेक्स्ट जो है टी फैक्टर है, ये इस फैक्टर है क्वेश्चन में फिर पावर और ये दोनों डिलीटेड पोर्शन में है। इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q = होता है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल। ठीक है, पर एक साइकिल में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, LRC सर्किट के लिए ही है।
सीरीज अपॉन एनर्जी लॉस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलता है ओमेगा बाय डेल्टा ओमेगा। ठीक है, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन ये, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा आर, ये एल बाई आर हो जाएगा। ओमेगा आर को 1/√, एलसी अगर लिख सकते हैं तो उस टर्म में हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/R√L/C। तो ये हमारा फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर का। ठीक है, यहाँ से सिंस 1/√LC होता है। ठीक है, इसके बाद है सिलेक्टिविटी ऑफ रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, सिलेक्टिविटी करने का मतलब अगर हम टीवी और रेडियो ये सब चलाते हैं तो उसमें एक फिक्स्ड रेंज ऑफ हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, तो वहां पे हम चाहते हैं कि एक सेलेक्टिव हो। कौन सा सेलेक्टिव होगा? जैसे कि 92.6 FM चल रहा है, तो उसका बैंडविड्थ अगर हम चाहते हैं कि वही चैनल चले तो उसका बैंडविड्थ अगर हम ज्यादा रखेंगे तो चलाएंगे तो हो सकता है कोई और फ्रीक्वेंसी भी पकड़ ले, एक साथ दो चैनल पकड़े। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे है सिलेक्टिविटी ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब हम टीवी चला रहे हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी बाहर से जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, बाहरी जो फ्रीक्वेंसी दोनों से मैचिंग करेगा, तो उसी चीज को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है कि दो फ्रीक्वेंसी इक्वल हो। तो अगर हम टीवी पे 92.6 बिग एफएम सुनना चाह रहे हैं तो हम चाहेंगे कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़े। ठीक है, यानी कि रेडियो का फ्रीक्वेंसी और उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए। अब दिख रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का विड्थ है, ऐसा तो है नहीं कि हर बार मैक्सिमम हो एक ही वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम पे ही एक है, बाकी के लिए दो हमको फ्रीक्वेंसीज मिल रहे हैं। तो एक अच्छा चैनल होने के लिए उसका फ्रीक्वेंसी का विड्थ जो होना चाहिए कम होना चाहिए, ताकि एक जगह पे पकड़ ले। ज्यादा अगर रहेगा तो दो का मिल गया तो पता चला कि इधर से भी और उधर से दोनों चीज चले जा रहा है। ठीक है, तो वही है सिलेक्टिविटी ऑफ रेजोनेंट सर्किट। तो मोर सिलेक्टिव या गुड सिलेक्टिव बोलते हैं, जिसका डेल्टा डब्ल्यू लेस है। पुअरली सिलेक्टिव, डेल्टा डब्ल्यू मोर। ठीक है, यानी कि बैंडविड्थ जिसका ज्यादा है उसको पुअरली सिलेक्टिव कहेंगे, जिसका बैंडविड्थ कम है उसको लेस सिलेक्टिव कहेंगे। यानी कि अगर हमको ऐसा, ठीक है, 1 2 3 दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देख रहे हैं तो जिसका बैंडविड्थ है फर्स्ट का सबसे ज्यादा है, डेल्टा डब्ल्यू दिख रहा है 1 ग्रेटर देन डेल्टा डब्ल्यू 2 ग्रेटर देन डेल्टा डब्ल्यू 3, तो सिलेक्टिव सबसे अच्छा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, यानी कि सिलेक्टिव जिसका बैंडविड्थ कम होगा वो ज्यादा सिलेक्टिव होगा, क्योंकि वो हम जब चैनल चला रहे होंगे क्लियरली वो चीज दिख रहा होगा। जिसका बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी ज्यादा रेंज तक पकड़ रहा होगा वो हम सिलेक्टिव नहीं मानेंगे। ठीक है, उसमें दो चीज मिक्सर हो जाता है और खराब चलेगा। तो एक एग्जांपल ये टीवी इसका, तो हम उससे समझ सकते हैं कि सिलेक्टिविटी हम किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कहानी है हमारे एसी में। एसी में हम लोग को इतना चीज पढ़ना है। एक छोटा सी चीज और बच गया है जो अभी खत्म ही हो जाएगा, जो है ट्रांसफार्मर। तो एसी में हम लोगों ने पढ़ा कि एसी सोर्स कैसे होता है, तो इंडक्टर से ही, ईएमएफ से ही हम लोगों ने देखा था कि अगर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रोटेट कर रहे थे तो एक करंट प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम लोगों ने बोला कि एसी है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो एसी सोर्स के। इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो टर्म्स डिफाइन होते हैं, एवरेज और आरएमएस वैल्यू।
एवरेज वैल्यू वो वैल्यू है कि अगर हम इस एसी की जगह पे कोई एसटीडी करंट पास करते तो सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास होना चाहिए, तो उस वैल्यू को हम इसका एवरेज वैल्यू बोल लेते हैं। आरएमएस वैल्यू तो ओएसटीडी करंट का वैल्यू जो अगर हम पास करते इस एसी की जगह पे तो सेम अमाउंट ऑफ हीट इन सेम टाइम प्रोड्यूस होता, तो उस चीज को बोल रहे हैं हम आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे सर्किट में हम लोगों ने देखा कि कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर किसी भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें फेज बढ़ रहा है घट रहा है उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि फेज कैसा है। फेज करने का मतलब पोटेंशियल जो है करंट से लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है, करंट जो है पोटेंशियल से लैग कर रहा है या फिर लीड कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है हम लोग का ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, घर में बहुत सारे डिवाइसेस में लगा होता है या फिर जनरली हर चौराहे ये सब पे जाएंगे तो एक आध दिख ही जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर का काम होता है, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है हमारा, जैसे पावर हाउस में बिजली बना, बिजली को अगर हमको बहुत दूर शहर में ट्रांसफर करना है, पावर हाउस जनरली जो डैम वैम होता है जहाँ बिजली प्रोडक्शन होता है वो शहर से बाहर ही होता है। अब वहां पे बिजली प्रोड्यूस करें हम, उसको अगर किसी टाउन शहर में भेजना है तो हम दूर ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर वाले में कि अगर हमको दूर ट्रांसफर करना होता है तो हाई पोटेंशियल वाले करंट को पास करते हैं, क्योंकि उसमें पावर जो होता है, जितना पावर रिक्वायर्ड होगा अगर उतना हमको भेजना है तो उसमें हीट लॉस कम होता है। तो पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए कैसे इंक्रीज करें, और चलो हम यहाँ प्रोड्यूस करें, ज्यादा पोटेंशियल प्रोड्यूस करें, हम भेज दिए, उतना ही क्या घर में यूज हो जाएगा? नहीं, घर में तो हम कम यूज करते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ होगा जो उस पोटेंशियल को डाउन कर रहा होगा। और पावर हाउस के पास भी एक लगा होता है जो पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करता है। तो जो डिवाइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल करना, लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल करना। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? ऐसा कॉइल होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कॉइल होता है और इस पे वाइंडिंग होता है। ठीक है, इधर से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एसी सोर्स है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इधर भी वाइंडिंग होता है, ठीक है, और इधर हमारा लोड होता है। ठीक है, इसमें वाइंडिंग N1 है, इसमें वाइंडिंग N2। सॉफ्ट आयरन है, आयरन है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम एसी सोर्स पास कर रहे हैं, इसमें से करंट वेरिएबल करंट पास कर रहा होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे 3D में। ठीक है, इससे कुछ रहता है, ऊपर देखोगे तो ऐसा एक ही प्लेट नहीं है, ऐसे कटा हुआ बहुत सारे प्लेट्स रहते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर अगर खुला होगा तो उसमें ऐसे जो प्लेट्स देखोगे तो एक ही मोटा सा आयरन शीट नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं वो हम बताएंगे, और थोड़ा बहुत अगर ध्यान दो
तो समझ में आ जाएगा एडी लॉस को कम करने के लिए। खैर हम पहले फंक्शन पे। ऐसा होता है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उस पर 2 वाइंडिंग होते हैं। एक तरफ सोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, जो भी चीज इसके लिए होगा वो प्राइमरी करंट, तो यहाँ से हम I1 बोल दे रहे हैं, इधर I2 बोल दे रहे हैं। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, जो भी चीज यूज होगा इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यानी जिधर लोड जिधर यूज करना है उसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी, जहां सोर्स है उसको बोल रहे हैं प्राइमरी। अब यहाँ से I1 करंट है, I1 वेरिएबल है विथ टाइम, एसी सोर्स है तो टाइम के साथ साथ ये वेरिएबल होगा। तो फ्लक्स हमको दिखेगा ऐसा करंट है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हमको जनरेट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि करंट है तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ऐसा गोल गोल घूम रहा होगा। तो यहाँ से दिख रहा है के वेरिएबल विथ टाइम है, तो यहाँ से फ्लक्स 1 जो होगा चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ से E1 कुछ जनरेट जो पोटेंशियल होगा इसका हम लिख सकते हैं d∅1/dt। ठीक है, ∅1 dt। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये जो होगा प्रोपोर्शनल टू ∅1 होगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू N1 d∅1/dt। ठीक है, जो चीज हम लोग यूज किए हैं पहले पढ़े हैं वही चीज। वैसे ही I2, इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा ये भी वेरिएबल ही रहेगा। इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा तो ∅2 फ्लक्स सेकेंड में ये भी चेंज हो रहा होगा। तो इसमें जो EMF E2 प्रोड्यूस होगा वो दिख रहा है कि अगर उसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग N2 है तो हम लिख सकते हैं d∅2/dt। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान, तो हम अगर इस लूप का एरिया रखे हो तो जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है वही सेकंड कॉइल के पास पहुंच रहा है। तो यानी कि अगर हम बोले कि इफ एरिया ऑफ बोथ कॉइल्स विल बी सेम, अगर इसको हम सेम कर दें तो जो फ्लक्स होगा, जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला वही तो सेकंड पे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ∅1 जो होगा वो ∅2 के बराबर होगा। ठीक है, सिंस मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स सेम फॉर बोथ। ठीक है, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है। तो सेम है तो एरिया का तो डिफरेंस है, और एरिया हमको दिख रहा है अगर सेम कर दिए तो फ्लक्स सेम। इसका मतलब ये हुआ कि E1/E2 N1/2। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में इस चीज को याद रखना है कि E1/E2 जो होता है N1/N2 होता है। यानी कि अगर हम E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, जिसमें बाइंडिंग ज्यादा होगा उसका EMF ज्यादा होगा, वो चाहे सोर्स हो या फिर लोड हो। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें कि इफ N1 is greater than N2, this implies that E1 is greater than E2। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ वाइंडिंग इन प्राइमरी सर्किट सोर्स वाले में ज्यादा कर दें एज कंपेयर टू जो सेकेंडरी सर्किट है, तो जो E1 है यानी कि जो सोर्स पोटेंशियल है वो लोड पोटेंशियल से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांसफार्मर है पोटेंशियल को घटा दे रहा है, सोर्स से जितना था उससे घटा दे रहा है। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल reduced by this transformer।
ठीक है, इस ट्रांसफार्मर से पोटेंशियल जो है घट जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर यही बोलते कि इफ N1 इज लेस देन N2, ठीक है, N1 अगर N2 से कम होता तो यहाँ से हम बोलते हैं कि E1 जो होता लेस देन E2 होता, यानी कि कम सोर्स पे भी हम ज्यादा ईएमएफ पा रहे हैं। दिख रहा है कि लोड का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू सोर्स, यानी पोटेंशियल ऑफ लोड इंक्रीजेस। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये चीज जो होगा वो हमारा कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऊपर वाले चीज को हम लोग बोल रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब अगर पावर का बात करते हैं तो पावर जो होगा I1 E1 सर हम लोग जो देखते हैं वो कौन सा होता है? स्टेप डाउन। घर में जो आ रहा है वो क्या है, पोटेंशियल को, यानी कि 25 के भी आ रहा है, बोलता 25 किलो वोल्ट का वायर आता है, उस चीज को घटा के 220 वोल्ट घरों में सप्लाई किया जा रहा है। तो जो हमारे चौराहे ये सब पे लगा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि ईएमएफ को घटा के घर में भेजता है। जो पावर हाउस के पास लगा होता है, जो जैसे दूर ट्रांसफर करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल को बढ़ा के भेजते हैं, क्योंकि हमको दोनों जगह से पहुंचाना होता है, लेकिन हम चाहते हैं लॉस कम, तो इसलिए हम लोग वहां पे पोटेंशियल बढ़ा के भेजते हैं। तो वहां पे यूज होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और घर, ये चौराहे गली के पास जो यूज होता है वो स्टेप डाउन होता है। सर मतलब लोग नंबर ऑफ वाइंडिंग बस बढ़ा के कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को? हाँ, बाकी तो अंदर होता ही है, लेकिन इससे हम लोग बढ़ा घटाते हैं। ठीक है, अब जैसे इनपुट पावर का बात करें 1 का, तो I1 E1, P2 का बोले तो I2 E2। जो होता है कि हम देखें टू N था, तो यहाँ पे अगर हम पावर का बात करें तो पावर जो होगा, अगर हम सेम सप्लाई कराना चाहते हैं, ठीक है, पावर में हम कोई लॉस नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इफ देयर इज नो लॉस इन पावर, ठीक है, क्योंकि अगर हमको पावर हाउस से भेजना है, घर का यूनिट मान लेते हैं, कुछ पावर रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है, कुछ भी इतना जूल या फिर इतना वाट रिक्वायर्ड है, तो वहां से भेजा जाएगा उतना ही। रास्ते में अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो उतना ही मिलेगा। तो अगर लॉस हम 0 नहीं माने हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इक्वल टू I2। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, E1 बाई E2 इक्वल टू I1 इक्वल टू N1 बाई N2। ठीक है, यानी करंट से रिलेशन कब, जब कोई पावर लॉस ना हो तो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं पावर लॉस होगा ही। तो एफिशिएंसी अगर लिखना हो तो हम यही लिखते हैं, पावर एट लोड या पावर सप्लाइड एट लोड अपॉन एट सोर्स। ठीक है, तो ऊपर कंज्यूम्ड लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कंज्यूम्ड अपॉन सप्लाइड, ये चीज होता है हमारा एफिशिएंसी। 100 कर देंगे तो परसेंटेज, 100 नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन। अब यहाँ पे अगर हम पावर लॉस नहीं माने हैं तो 100% होगा, लेकिन कुछ ना कुछ पावर लॉस होता है, तो हम लिखते हैं पावर इन माइनस पावर लॉस अपॉन
100। PL क्या है? ठीक है, पावर लॉस। तो एफिशिएंसी ईटा से रिप्रेजेंट। ये पावर लॉस क्या क्या हो सकता है? तो पहला बोलते हैं कॉपर लॉस, ठीक है, यानी कि ड्यू टू रेजिस्टेंस इन सर्किट। ठीक है, जो अगर हम सर्किट यूज करें, आयरन है, वायर का बाइंडिंग है, कहीं ना कहीं कहीं रेजिस्टेंस तो होगा, उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है पावर में उसको बोल रहे हैं हम लोग कॉपर लॉस। ठीक है, यानी कि आई स्क्वायर आर कुछ आएगा, तो जो भी दिया होगा हम लोग को ये थ्योरेटिकली ही मोस्ट पूछा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर कॉपर लॉस कहेगा, इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, अगर बोलेगा इतना रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग कॉपर लॉस बोलेंगे, और ये पीसी हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, जो भी करंट है, एसी है तो एसी की तरह ट्रीट करेंगे, डीसी अगर कांस्टेंट करंट कहेगा तो कांस्टेंट कहेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एसी करंट है, करंट वेरी कर रहा होगा, तो उतना कुछ डिटेल में हमसे नहीं पूछा जाता है, जेयू वालों से पूछता है, मेडिकल में नहीं पूछता है। आयरन लॉस, ठीक है, आयरन लॉस बोलते हैं ड्यू टू एडी करंट। ठीक है, आयरन लॉस नाम है, लेकिन यहाँ पे जो लॉस होगा वो पावर का लॉस है। ऐसा नहीं है कि आयरन उसमें से लॉस हो गया, कॉपर लॉस हो गया। कॉपर लॉस बोल रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए, और आयरन लॉस बोल रहे हैं हम एडी करंट के लिए। अब ऐसा अगर हम कोई भी सॉफ्ट आयरन ही यूज करें, तो इसमें से अगर करंट वेरिंग पास हो रहा है तो कुछ ना कुछ एडी करंट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हम लोग जो है इसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके रखा होता है, जैसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा में हम लोग बांट देते हैं, ताकि एडी करंट जो हो कम हो, क्योंकि जो लूप हो प्रोड्यूस होगा वो इस पूरे पार्ट में नहीं होगा। तो इसीलिए इसको पतला पतला प्लेट्स टाइप का लगाया होता है, एक मोटा सा आयरन का टुकड़ा नहीं होता है। ठीक है, यानी इनके ऐसा कटा हुआ रहता है, बहुत ही पतला पतला। वो क्यों होता है? तो एडी करंट को ही कम करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये दो तरह का लॉस होता है हम लोग का इसमें, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। कॉपर लॉस बोलते हैं कि जो भी चीजें यूज हो रहा है सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ लॉस हुआ होगा। और आयरन लॉस बोल रहे हैं कि जो एडी करंट है उस चीज की वजह से लॉस। ठीक है, तो ये दो मेन लॉस होते हैं। हिस्टेरेसिस भी बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग चैप्टर 5th वाले में उसको अभी नहीं देखे। अगर देखे होगे तो हिस्टेरेसिस में ऐसा होता है कि कोई भी अगर आयरन, कोई भी मटेरियल हम यूज करते हैं, अगर हम उससे मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं तो थोड़ा बहुत अपना मैग्नेटिज्म रिटेन करने का क्षमता रखता है। यानी कि देखे होगे कि स्क्रू को अगर हम मैग्नेट से छुआ देते हैं, टच कर देते हैं, तो वो कुछ देर के लिए मैग्नेट की तरह ही बिहेव करने लगता है, यानी कि उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। तो उसके कारण भी कुछ पावर लॉस यहाँ पे होता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। तो लिख ही देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का रिटेंसिटी जो होता है वो कम होता है। रिटेंसिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज वेरी लेस। ठीक है, ये बहुत कम होता है, यानी कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से अगर निकालेंगे तो इसका मैग्नेटिज्म पूरा तुरंत खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन वही स्टील है, उसको अगर हम टच करके हटाएं तो तुरंत खत्म नहीं होता है, इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, तो फ्लक्स को बढ़ा दे देता है। ये सब चीजें
को ध्यान में रखना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ट्रांसफार्मर वाला शायद पिछले चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस था, ठीक है, तो देख लेना। और ये चैप्टर एससी में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का ईएमडब्ल्यू है, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इसके, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ईएमडब्ल्यू। तो एसी वाला जो मॉड्यूल है क्वेश्चंस कम ही है, ज्यादा है नहीं, तो उसको खत्म करो, ठीक है। और ईएमडब्ल्यू भी शायद उसी में है। तो ईएमडब्ल्यू के लिए एनसीईआरटी है सबके पास? यस सर। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग का एनसीईआरटी से काम हो जाएगा, ठीक है। शुरू वाला पोर्शन समझने का है, उसके बाद वाला जो पोर्शन है कि रेडियो वेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, सबका फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है, तो सब चीजें हैं। तो जो है सो है, उसको याद करना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, कौन सा किस वेवलेंथ में कि क्या प्रोड्यूस करता है, तो सब जैसा है वैसा हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और याद रहेगा तो उसके सवाल जो होते हैं वो सेकंड भी नहीं लगते हैं बनने में। और बायो के स्टूडेंट हो सब, याद तो कर ही सकते हो, ठीक है। हम तो याद करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड यानी कि कुछ सर्किट वाले क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चन, और ट्रांसफार्मर से एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर ईएमडब्ल्यू हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये चीज होगा। ईएमडब्ल्यू में जो फर्स्ट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट, वही एक चीज समझने का है। मैक्सवेल वाला उसके बाद इक्वेशन है, जो दिया है वैसा है, बस वही कहानी चलता रहेगा। तो उसमें जैसा दे रखा है वैसा हमको याद रखने का चीज है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट समझ लेंगे। खैर इस बार डिस्प्लेसमेंट करंट भी डिलीटेड पोर्शन में है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। होमवर्क है, पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करो, एसी वाला, ईएमआई वाला, और जहाँ जो डाउट है उसको पूछ लो, ठीक है। ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है।